विद्वान मोघा ने अपने हाथ फैलाए और वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा मकसद था इंतजार करना और सही इंसान के लिए जो मुझे हराकर अपनी ताकत और काबिलियत का लोहा मनवा सकेगा, और मैं उस काबिल इंसान को अपनी अमानत सौंप सकूंगा। तुम्हारी अंदरूनी शक्तियां उस मुकाम पर पहुंच गई हैं जहां तुम मेरी चहीती वसंत तांडव तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ ही उसके शरीर से सुनहरे रंग की रोशनी बाहर आने लगी जो उसके हाथों में इकट्ठा हो गई। कुछ ही पलों में वो सुनहरे रंग की रोशनी सुनहरे लिक्विड में बदल गई जो एक गोले में बदल गया। ध्रुव ने जब गौर से उस गोले को देखा जो सुनहरे लिक्विड से तैयार हुआ था तो उसे महसूस होने लगा कि उसके शरीर का खून तेजी से बहने लगा था। इस एहसास के चलते ध्रुव गौर से उस सुनहरे लिक्विड को देखकर कहने लगा, क्या यही है आपका वो ताकतवर खून? अब मेरी समझ में आया, आखिर आपकी आत्मा इस कदर ताकतवर कैसे हो सकती है, क्योंकि ये खून आपकी आत्मा के अंदर जो बसा हुआ था। इस पर विद्वान मोघा ने उस खून को हौले से रगड़ते हुए ध्रुव से कहा, मैंने हजारों सालों तक ट्रेनिंग की है और तब जाकर मेरी आत्मा इस अनोखे परमात्मा लेवल तक पहुंच पाई थी, लेकिन इसके बावजूद मैं वो आखिरी कदम पूरा नहीं कर पाया जिससे मैं शक्तिदेव बन जाता। ये कहते वक्त उसकी आवाज में एक अजीब सी मायूसी झलक रही थी, जैसे वो अपनी कोशिश से खुश नहीं था। वहीं ध्रुव ने उसकी मायूसी को महसूस कर उन्हें समझाते हुए कहा, बुजुर्ग मोघा, आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बार हम जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए जी जान लगा देते हैं, मगर कभी कभी वो चीजें हमें नहीं मिलती और इसका हमें गम नहीं मनाना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि उस चीज को हासिल करने की खोज में हम पहले से कितने बेहतर बन गए। आपकी मौजूदा शक्तियां बहुत ज्यादा हैं और सच कहूं तो शायद अगर आपको और वक्त दिया जाता तो आप जरूर एक ना एक दिन शक्तिदेव बनने में कामयाब हो जाते। लेकिन ध्रुव की बात सुनकर विद्वान मोघा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, शक्तिदेव शक्तिदेव बनना इतना आसान नहीं होता लड़के, और मुझे तो लगता है कि अब इस दुनिया में दोबारा कभी कोई शक्तिदेव बन ही नहीं पाएगा। ये सुनते ही ध्रुव ने हैरत भरी आवाज में हड़बड़ा कर पूछा, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है बुजुर्ग मोघा? जाहिर सी बात थी कि ध्रुव इस बात से हैरान था। प्राचीन वक्त से आज तक शक्तिदेव की तादाद हमेशा से घटती रही थी और अब तो इस दुनिया ने हजारों सालों में एक भी शक्तिदेव नहीं देखा था। मार्कस का आखिरी शक्तिदेव था तारेशिदेव, लेकिन उसके बाद कोई शक्तिदेव क्यों नहीं बन पाया? ये सवाल और इससे जुड़ा रहस्य हर ताकतवर इंसान के दिल में बरकरार रहता था। ध्रुव का सवाल सुनकर विद्वान मोघा भी थोड़ा परेशान दिखने लगा। वो गहरी सोच में पड़ गया और उसने कुछ याद करते हुए खाली जगह की तरफ नजरें घुमाकर कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया में सुपर स्टोरी बाय पीएफएम को सब्सक्राइब करें आगे के एपिसोड के लिए। उससे सवाल किया, और वो चीज कौन सी है बुजुर्ग मोघा? दरअसल ध्रुव नहीं समझ पा रहा था कि विद्वान मोघा क्या कहना चाहता था। भले ही उसकी बातें बहुत साफ थी, लेकिन उन बातों में ऐसी गुत्थी छुपी हुई थी जिससे ध्रुव उन बातों की गहराई को समझ नहीं पा रहा था। इसलिए वो इस बारे में उससे और जानना चाहता था। लेकिन ध्रुव का सवाल सुनकर विद्वान मोघा ने मजबूरी में अपना सर हिलाते हुए कहा, सच कहूं तो इस सवाल का जवाब मैं भी नहीं दे सकता। आखिर मैं तो सिर्फ आत्मा का एक हिस्सा हूं। वक्त के साथ साथ मेरी सारी यादें गायब होती रही हैं और मैं अब इतने वक्त तक जिंदा रह चुका हूं कि मैं तकरीबन सारी चीजें भूल चुका हूं। सच कहूं तो तुम्हारा इस जगह पर आना विधि का विधान है और तुम मुझसे वसंत तांडव तकनीक हासिल कर पाए, ये तुम्हारी काबिलियत का सबूत है। वसंत तांडव तकनीक कभी भी किसी ऐरे गहरे के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए और तुम कोई ऐरे गहरे नहीं हो। ये कहकर उसने मायूसी में भरते हुए अपने हाथ का लिक्विड ध्रुव की तरफ कर दिया। वो लिक्विड हवा में तैरते हुए ध्रुव के हाथों में आया और उसके हाथों में आते ही ध्रुव को अपने शरीर के बहते खून में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। फिर ध्रुव ने बहुत ध्यान से वो खून अपने पास संभाल कर रखा और विद्वान मोघा की तरफ देखकर उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विद्वान मोघा, जो आपने मुझे इसके काबिल समझा। इतना कहते ही ध्रुव देखने लगा कि उसके सामने दिखता बड़ा सा पहाड़ कांपते हुए टूटने लगा था। इतना ही नहीं, उस पर बना सिंहासन भी कुछ ही पलों में टूट गया और इस दौरान विद्वान मोघा की आत्मा उस सिंहासन की तरफ चलते चलते धुंधली पड़ती गई और वहां पहुंचकर वो पूरी तरह गायब होने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन गायब होने से पहले विद्वान मोघा ने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, आखिरकार मेरा मकसद पूरा हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जाने के बाद भी मेरी ये तकनीकें अपनी इज्जत और रुतबा नहीं खोएंगी, इस बात का ध्यान रखना। ये सुनकर ध्रुव ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए विद्वान मोघा, अब आपकी अमानत का ध्यान रखना मेरे हाथों में है। ध्रुव समझ गया था कि विद्वान मोघा की आत्मा इतनी सदियों तक इसलिए जिंदा रह पाई थी क्योंकि उसकी आत्मा में उसका खून था। अब जो कि वो खून उसके शरीर से अलग हो गया था, इसलिए वो आत्मा भी इस दुनिया से जाने वाली थी। ध्रुव की बात पर विद्वान मोघा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था जैसे उनके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। तभी उनकी आत्मा पूरी तरह गायब हो गई और वो पहाड़ भी टूटकर धूल में बदल गया। उस जगह को वीरान होते देख ध्रुव ने आह भरी और वो भी उस लोक से गायब होने लगा।
दूसरी तरफ हिनीसा और बाकी लोग ध्रुव के शरीर की तरफ देख रहे थे, जो पत्थर के सामने खड़ा था। इस वक्त हिनीसा के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आ रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो प्राचीन पत्थर बड़ा ही रहस्यमय लग रहा था और हिनीसा जानती थी कि उसमें इतनी ताकत थी कि खुद नागेश जैसा ताकतवर विद्वान उससे टकराने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे में भले ही उसे ध्रुव पर पूरा यकीन क्यों ना था, लेकिन मन ही मन उसे ध्रुव की बहुत फिक्र भी हो रही थी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद हिनीसा ने आखिरकार परेशानी भरी आवाज में पूछा, नागेश जी, क्या आपके कबीले के लोग भी इस प्राचीन पत्थर के अंदर इतनी देर तक रुके हुए थे? और हिनीसा का सवाल सुनकर नागेश एक पल के लिए झिझकने लगा, जिसके बाद उसने अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया, सच कहूं तो जब हमारे कबीले के लोग इस पत्थर के अंदर गए थे तब वो वहां आधे घंटे के लिए भी नहीं रह पाए थे। लेकिन ध्रुव की आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके साथ अंदर कोई भी हादसा हुआ होगा। कम से कम मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूँ। वहीं नागेश की बात सुनकर हिनीसा के चेहरे की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन वो इस परेशानी को दबाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाई। उसने अपनी बढ़ती धड़कनों को शांत किया और वो ध्रुव के बाहर आने का इंतजार करने लगी। इसी तरह तकरीबन आधा घंटा और गुजर गया और जब हिनीसा और बाकियों के सब्र का बांध टूटने लगा, तभी अचानक वो प्राचीन पत्थर तेजी से जगमगाने लगा। उस जगमगाते पत्थर में से एक आत्मा बाहर निकली और वो ध्रुव के शरीर के अंदर चली गई, जिसे देखकर हिनीसा और बाकियों के चेहरों पर खुशी नजर आने लगी। इस दौरान ध्रुव ने अपनी बंद आंखें खोली और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसका शरीर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। उसे देखकर ही उसकी कमजोरी का पता लगाया जा सकता था और यह असर था उन जख्मों का जो उसे वसंत तांडव तकनीक की वजह से आए थे। अब जो कि उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस लौट आई थी, तब उसे समझ आ रहा था कि वो कितनी बुरी तरह जख्मी था। उसकी ऐसी हालत देखकर हिनीसा और बाकी लोग हड़बड़ाकर उसके पास आए और उन्होंने फिक्र भरी आवाज में पूछा, ध्रुव, तुम ठीक तो हो ना? इस पर ध्रुव ने अपनी खांसी पर लगाम लगाते हुए अपना हाथ लहराकर कहा, मैं ठीक हूं, फिक्र मत करो। वो तो बस विद्वान मोघा की आत्मा कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। यह सुनते ही नागेश के चेहरे पर हैरानी और परेशानी दोनों साथ नजर आने लगी, जिसके साथ उसने पूछा, ध्रुव, क्या तुम भी उस आत्मा के अंश से टकराने में कामयाब नहीं हुए? फिर तो शायद इस पत्थर का रहस्य ही रहेगा। ऐसा कहते वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी मायूसी झलक रही थी, जिसे देखकर ध्रुव ने उसे समझाया, ऐसा तो नहीं है, किस्मत से और बहुत मुश्किल से मैं उस चीज को हासिल करने में कामयाब रहा जिसके लिए मैं अंदर गया था, मगर अब उस पत्थर के अंदर मौजूद आत्मा गायब हो चुकी है। ध्रुव के इतना कहने पर उनके सामने दिखता प्राचीन पत्थर एक अजीब आवाज करने लगा और हर कोई देखने लगा कि उस पर बने उंगली और हाथ के निशान के ऊपर एक मुंह का निशान भी बनने लगा था। उस मुंह से रहस्यमय शक्तियां महसूस की जा सकती थी, जिसे देखते ही नागेश ने खुशी से भरी आवाज में कहा, वसंत तांडव तकनीक। नागेश उसे देखकर जितना खुश था उतना ही हैरान भी था, लेकिन उसने खुद को काबू करते हुए तुरंत अपनी अंदरूनी शक्तियों से उस मुंह को देखना शुरू किया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी अंदरूनी शक्तियों के इस्तेमाल से उस मुंह पर लिखी जानकारी को अपने अंदर करता, अचानक से एक बेहद ताकतवर अंदरूनी शक्तियों का हमला उसकी आत्मा से जाकर टकरा गया। यह हमला बहुत ही ताकतवर और खतरनाक था, जिससे टकराते ही नागेश के मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगा और उसका शरीर तेजी से पीछे जा गिरा। एक पल बाद वो वापस उठते हुए ध्रुव और उसके साथियों के पास पहुंचा और इस वक्त उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। इस कमजोरी के साथ ही उसने मजबूरी में हंसते हुए कहा, यह अंदरूनी शक्तियों का हमला तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। लगता है अभी भी मैं वसंत तांडव तकनीक सीखने के काबिल नहीं हुआ। इतना कहकर उसने अपने मुंह से खून की छींटें पोंछी और वो मजबूरी भरी निगाहों से उस प्राचीन पत्थर को देखने लगा। इतने में ध्रुव ने अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक गोली बाहर निकाली और उसे खाते हुए वो भी पत्थर की तरफ देखकर कहने लगा, ये मोघा पत्थर तो वाकई बेहद अजीब है। मुझे समझ नहीं आता कि जब इसके अंदर से विद्वान मोघा की आत्मा जा चुकी है, उसके बावजूद इस पत्थर में इस कदर शक्तियां कैसे बची हुई हैं। वाकई विद्वान मोघा ने कमाल ही कर दिया। खैर नागेश, आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो कि वसंत तांडव तकनीक इस पत्थर पर लिखी जा चुकी है, तो आप आगे जाकर इसे कभी भी पढ़कर सीख सकते हैं, बशर्ते उस वक्त आप इसके काबिल हो जाएं। इस पर नागेश ने मजबूरी में आ भरते हुए कहा, और कितना काबिल होना पड़ेगा मुझे ध्रुव? फिलहाल मैं 2 सितारों वाला विद्वान हूं। अगर मैं इतनी ताकत के साथ इस तकनीक को नहीं सीख सकता, तो ना जाने मुझे इसे सीखने के लिए और कितनी ताकत हासिल करनी होगी। मुझे लगता है कि शायद मेरी मूल शक्ति में ही कोई गड़बड़ी है, जिस वजह से मैं ये तकनीक सीख ही नहीं पा रहा हूँ। खैर, अब जो कि तुमने इस पत्थर के अंदर बसी आत्मा को हरा दिया है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें विद्वान का वो खून भी मिल गया होगा, नहीं? ये सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, घबराने की कोई बात नहीं है नागेश। मैं जानता हूँ कि ये प्राचीन पत्थर महाअजगर कबीले का है, इसलिए मैं हर चीज अपने लिए नहीं रखने वाला। लेकिन ध्रुव की बात पर नागेश ने हल्की शर्म के साथ कहा, हम इतने लालची भी नहीं है ध्रुव। आखिर तुमने ही तो अपनी जिंदगी खतरे में डालकर इसे हासिल किया है।
सच कहूं तो मैं उस खून के एक कतरे से ही खुश हो जाऊंगा। तुम चाहो तो बाकी खून अपने पास ही रख सकते हो। वहीं उसकी बात पर ध्रुव मुस्कुराने लगा और उसने तुरंत अपनी मुट्ठी कसते हुए उसमें से सुनहरे रंग का लिक्विड बाहर निकाला। उस खून में छुपी बेइंतहा शक्तियों से आसपास की हवा में एक अजीब सा उबाल महसूस होने लगा। इतने में ध्रुव ने वो सुनहरा खून अपने हाथों में पकड़कर नागेश से मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया नागेश, मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद हर किसी को इस खून का हिस्सा मिलना चाहिए, इसलिए हिनीसा और बाकी दोनों में भी हम ये खून बांट देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उन्हें इस खून का हिस्सा देने में कोई परहेज नहीं होगा, है ना? वो तीनों लड़कियां 9 सितारों वाली महाशक्ति पूर्वज थीं और भले ही उनकी काबिलियत लाजवाब थी, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए अर्ध विद्वान रैंक हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। ध्रुव जानता था कि अगर उन्हें वो विद्वान का खून मिल गया तो इससे उनका बहुत वक्त और मेहनत बच जाती। ध्रुव की बात सुनकर नागेश ने हंसते हुए कहा, अरे ध्रुव, तुम्हें बचे हुए हिस्से का जो करना है करो, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। नागेश भी ये बात समझ रहा था कि अगर ध्रुव नहीं होता तो उसे खून का वो एक हिस्सा भी नहीं मिलता जो उसे अभी मिलने वाला था, इसलिए उस खून पर सबसे ज्यादा अधिकार ध्रुव का ही था। वहीं उसकी बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा और उसने अपने हाथ में दिखते सुनहरे गोले को 4 सुनहरी रोशनियों में बदलकर नागेश, हिनीसा और बाकी दोनों की तरफ भेज दिया। चारों ने वो रोशनियां हासिल कर उसे संभाल कर रख लिया। ऐसा करने के बाद ध्रुव के पास जो सुनहरा लिक्विड बचा था वो महज एक छोटी सी बूंद था, लेकिन इस छोटी सी बूंद में इतनी खतरनाक शक्तियां थीं जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। ध्रुव गौर से उस सुनहरे रंग के खून की बूंद को देखने लगा। दरअसल ध्रुव सभी में खून बांटने से पहले ही इस खून का एक हिस्सा अलग कर चुका था जो उसने आचार्य विदुर के लिए रखा था। वो जानता था कि फिलहाल आचार्य अर्ध विद्वान रैंक पर थे और विद्वान रैंक पर पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी शक्तियों की जरूरत पड़ती। ऐसे में विद्वान खून की एक बूंद भी उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती थी। इस दौरान नागेश ने उस खून को देखकर खुशी से कहा, इस विद्वान खून की मदद से तो मैं जरूर अगले 3 सालों के अंदर अंदर 3 सितारों वाला विद्वान बनने में कामयाब हो जाऊंगा। शुक्रिया ध्रुव। वहीं उसकी खुशी देखकर ध्रुव भी मुस्कुराने लगा और उसने एक पल झिझकने के बाद नागेश से कहा, मुखिया नागेश, दरअसल मेरी आपसे एक गुजारिश है। सुपर इस पर स्टोरी नागेश ने बाय अपना हाथ पीएफएम को लहराकर सब्सक्राइब हंसते हुए करें ध्रुव से कहा, आगे के ध्रुव एपिसोड के श्योर है, लिए। खुलकर बोलो, तुम्हारी क्या गुजारिश है? तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई है बल्कि मुझे इस विद्वान खून को हासिल करने में भी मदद की है। गुजारिश तो छोड़ो, अगर तुम कहते हो कि तुम्हें हमारे महाअजगर कबीले का अगला मुखिया बनना है तो मैं उसके लिए भी राजी हूँ। ये सुनकर ध्रुव ने आह भरी और नागेश को प्राचीन गरुड़ कबीले से जुड़े मसले के बारे में सब कुछ बता दिया। इस दौरान ध्रुव की बात सुनकर नागेश थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन वो इतना भी हैरान नहीं हुआ था कि कुछ कह ही नहीं पाए। इस बात के चलते उसने ध्रुव से कहा, प्राचीन गरुड़ कबीले वालों में अंदरूनी जंग है। सच कहूं तो ऐसा नहीं है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। दरअसल मैं जानता था कि आज नहीं तो कल ये जंग होनी ही थी। देखो ध्रुव, अगर तीनों गरुड़ राजाओं ने नादरा को अच्छे खासे इनाम का वादा किया होगा तो वो जरूर उनकी मदद करने के लिए मान गया होगा। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन अब जो कि महाअजगर कबीले का मुखिया ही बदल गया है, इसलिए हालात भी बदलेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो ध्रुव, मैं वादा करता हूँ कि हमारा महाअजगर कबीला तीनों गरुड़ राजाओं की कोई मदद नहीं करेगा। तो कैसे बचा पाएगा ध्रुव करिश्मा और बाकियों को तीनों गरुड़ राजाओं और दैत्य माया पंछी की मिली भगत से? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा। नागेश ने ध्रुव की पीठ थपथपाते हुए उसे भरोसा दिलाया कि वो गरुड़ राजाओं का साथ नहीं देगा। देखा जाए तो उसका छोटा भाई नादरा सिर्फ इनाम और फायदों के बारे में सोचता था। अगर तीनों गरुड़ राजा ये जंग जीत जाते फिर तो कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर गलती से भी वो ये जंग हार जाते तो प्राचीन गरुड़ कबीला महाअजगर कबीले को भी इस मामले में घसीटता और वो इस कबीले के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। भले ही महाअजगर कबीला तिलस्मी जानवरों की दुनिया की 3 सबसे ताकतवर कबीलों में से एक था, लेकिन नागेश जानता था कि महाअजगर कबीला प्राचीन गरुड़ कबीले के सामने कुछ भी नहीं था। फिलहाल प्राचीन गरुड़ कबीले में अजीब हालात थे जिसमें कोई नहीं कह सकता था कि कौन मुकाबला जीतने वाला था। एक तरफ जहां तीनों गरुड़ राजा मौजूद थे तो दूसरी तरफ पूर्वी टापू की शाही खून वाली शहजादी। यही वजह थी कि ध्रुव की गुजारिश सुनकर नागेश ने जरा भी झिझकने की जरूरत महसूस नहीं की। नादरा को लग रहा था कि जरूर तीनों गरुड़ राजा वो जंग जीतने वाले थे, लेकिन नागेश का तजुर्बा कुछ और ही कह रहा था। इस वक्त नागेश ध्रुव को गौर से देखता रहा और उसने फिक्र भरी आवाज में कहा, लेकिन एक बात तो जरूर है ध्रुव कि हमारा महाअजगर कबीला अगर इस जंग में हिस्सा नहीं भी लेता है तो भी दैत्य मायापंछी कबीला तो जरूर तीनों गरुड़ राजाओं की मदद करेगा। इस बात को समझते हुए ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और वो इस बात को अच्छी तरह समझने लगा कि वो महाअजगर कबीले की मुश्किल को इसलिए सुलझा पाया था क्योंकि किस्मत ने उसका बहुत साथ दिया था। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि महाअजगर कबीले के पीछे हटने पर भी दैत्य मायापंछी कबीला इस मामले में पीछे नहीं हटने वाला था। तभी ध्रुव ने आ भरते हुए फैसला लिया,
अगर वो लोग चाहते ही हैं इस जंग का हिस्सा बनना, तो मुझे भी कुछ ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे उनके खिलाफ। जाहिर सी बात थी कि ध्रुव का करिश्मा से बहुत गहरा रिश्ता था, इसलिए वो यूं बाकियों को एक साथ आकर करिश्मा को दबाने तो नहीं देता। ध्रुव की बात सुनकर नागेश ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या बात है ध्रुव, क्या तुम्हारे पास कोई खास कदम है जो तुम उठाने वाले हो? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए नागेश की तरफ देखा और उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, अब जो कि दैत्य मायापंछी कबीले के लोग इस जंग में आकर गरुड़ राजाओं की मदद करना चाहते हैं, तो मेरे पास भी एक ही रास्ता बचता है उन लोगों को खत्म करने का। मैं ऐसा तब करूंगा जब वो लोग गरुड़ टापू पहुंचने वाले होंगे। लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है कि इस कदम में मुझे आपकी मदद चाहिए होगी नागेश, तो क्या कहते हैं आप? ध्रुव के सवाल पर नागेश के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी और वो गहरी सोच में पड़ गया। वो अच्छी तरह से समझ रहा था कि ध्रुव के साथ होने का मतलब था कि महाअजगर कबीला दैत्य मायापंछी कबीले के खिलाफ हो जाता। वही उसके चेहरे की परेशानी देखकर ध्रुव समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इसलिए उसने भरोसा दिलाते हुए नागेश से कहा, सुपर अगर हम स्टोरी वाकई बाय इस मामले पीएफएम को को सुलझा सब्सक्राइब सकें, करें तो आगे मैं के वादा करता हूं एपिसोड कि के आगे लिए। जाकर प्राचीन गरुड़ कबीला और महाअजगर कबीला सबसे अच्छे दोस्त और साथी बन जाएंगे। उस वक्त दैत्य मायापंछी कबीले का नाम भी 3 महान कबीलों से अलग कर दिया जाएगा। और ध्रुव की बात सुनकर नागेश के चेहरे की परेशानी धीरे धीरे कम होने लगी। वो भी जानता था कि प्राचीन गरुड़ कबीला असल में कितना ताकतवर था। भले ही वो कबीला फिलहाल टुकड़ों में बिखर चुका था, लेकिन किसी एक टापू की ताकत भी महाअजगर कबीले से कम नहीं होती। ऐसे में अगर आगे जाकर वो चारों टापू एक साथ हो जाते, फिर तो उनकी ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती। ऐसे ताकतवर कबीले का साथी बनना महाअजगर कबीले के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता और तिलस्मी जानवरों की दुनिया में उनका रुतबा दैत्य मायापंछी कबीले से भी ज्यादा ऊपर हो जाता। इस बारे में सोचते हुए नागेश कुछ पलों के लिए खामोश रहा, जिसके बाद उसने अपनी नजरें ध्रुव की तरफ करते हुए भारी आवाज में कहा, अगर तुम इस बात का वादा करते हो कि हमारा कबीला प्राचीन गरुड़ कबीले का साथी बन जाएगा, तो मैं नागेश भी इस बात का वादा करता हूँ कि हम इस पागलपन में तुम्हारा पूरा साथ देंगे। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और नागेश को इस बात का वादा किया। वो भी जानता था कि पूर्वी टापू इस वक्त कितनी बड़ी मुश्किल में था, और ऐसे मुश्किल वक्त में जब अपने ही उसके खिलाफ हो गए थे, तब किसी बाहरी कबीले का उनकी मदद करना वाकई दोस्ती का हाथ बढ़ाना होता, जिसे गरुड़ कबीले वाले स्वीकार करते। इतने में नागेश ने भी तुरंत ध्रुव से कहा, मैं जल्द से जल्द कुछ ताकतवर लोगों को भेजकर दैत्य मायापंछी कबीले की हरकतों के बारे में पता लगवाता हूँ, और जैसे ही मुझे खबर मिलती है कि उनके खिलाफ ताकतवर लोग गरुड़ टापू की तरफ जाने लगे, तो मैं वो खबर तुम तक पहुंचा दूंगा। इस पर ध्रुव ने एक नजर हिनीसा की तरफ देखा और उसे कुछ याद आया। इस एहसास के चलते ध्रुव ने नागेश से कहा, अगर ऐसी बात है तो हम आपको थोड़ा परेशान और करेंगे। दरअसल आपको अगर कोई तकलीफ ना हो तो हम लोग इस दौरान महाअजगर कबीले में ही रहना चाहेंगे, और तो और हमें शायद जादुई झरने का भी इस्तेमाल करना पड़े ताकि हम लोग और ताकतवर हो सके। वो जानता था कि हिनीसा को जादुई झरने का इस्तेमाल कर ताकतवर होना था, इसलिए उसने नागेश से ये बात कहने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। और ध्रुव की बात सुनकर नागेश ने हंसते हुए उससे कहा, यह भी कोई कहने की बात है क्या ध्रुव? तुम आराम से यहाँ रह सकते हो और जहां जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जादुई झरने की शक्तियां बहुत ज्यादा जंगली और बर्फीली हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। खैर, अब जो कि इस प्राचीन मोघा पत्थर के मामले को सुलझा दिया गया है, तो चलो हम लोग वापस कबीले चलते हैं। अगर हमें दैत्य मायापंछी कबीले जैसे ताकतवर दल से निपटना है तो हमें पूरी तैयारी करनी होगी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा और ध्रुव और उसके साथी भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। नागेश ने हड़बड़ाकर तैयारी करनी शुरू की। जैसे ही वो महाअजगर कबीले वापस लौटा, वो अभी अभी वापस कबीले का मुखिया बना था, इसलिए उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। मगर क्योंकि नागेश काबिल मुखिया था, इसलिए वो जल्द से जल्द सारी तैयारियां करना चाहता था। जिस दौरान नागेश सभी तैयारियों में लगा हुआ था दैत्य मायापंछी कबीले से निपटने के लिए, उस वक्त ध्रुव और उसके साथी आराम करने लगे। दिन भर के आराम के बाद ध्रुव और बाकी लोग वापस जादुई झरने के पास चले गए। ध्रुव ने अपनी नजरें हिनीसा की तरफ की और मुस्कुराते हुए उससे कहा, देखो, इस जादुई झरने में बेहद खतरनाक और बर्फीली शक्तियां हैं जो किसी मामूली योद्धा के लिए जानलेवा साबित भी हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि सतरंगी दिव्यनागिन का शरीर बहुत मजबूत होता है और तुम्हारा खून इतना ठंडा है, इसलिए तुम्हें इस तालाब में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम बेझिझक सारी शक्तियों को सोख लेना और जल्द से जल्द ताकतवर होने की कोशिश करना। पर हिनीसा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, इस जादुई झरने की ठंडी और जंगली शक्तियां वाकई बहुत लाजवाब हैं ध्रुव। महाअजगर कबीले का कोई ताकतवर बुजुर्ग तक इस जगह में आने से पहले 2 बार सोचता है, लेकिन मेरे लिए इसमें जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये कहते वक्त हिनीसा की आवाज में अपने दिव्य नागिन होने का गुरूर झलक रहा था। जाहिर सी बात थी कि हिनीसा प्राचीन दिव्य नागिन थी जो बाकी तिलिस्मी सांपों से बहुत ऊपर थी। वहीं ध्रुव उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा।
उसने तुरंत अपनी मुट्ठी कसनी शुरू की, जिसमें एक हरे रंग की बोतल नजर आने लगी। उस बोतल के ढक्कन पर एक बादल दिखाई दे रहा था, जिसमें बहुत सारी शक्तियां महसूस की जा सकती थी। उस बोतल को गौर से देखने के बाद ध्रुव ने उसे हिनीसा को पकड़ाते हुए कहा, नीसा, ये ट्रांसफॉर्मेशन की महान गोली है, जो एक रैंक 9 की गोली है। ये गोली तुम्हारे अर्ध विद्वान बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। जब सही वक्त आए तब तुम्हें इसे खा लेना चाहिए, इससे तुम्हें बहुत फायदा हो जाएगा। इस पर हिनीसा अपना सर हिलाने लगी और उसने ध्रुव की बोतल लेने से इनकार नहीं किया, बल्कि उसने तो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वो बोतल हासिल की, जिसमें वो रैंक 9 की गोली रखी हुई थी। इतने में ध्रुव ने हिनीसा से आगे कहा, देखो, ये ट्रेनिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है और शायद तुम्हें जितना वक्त लगेगा वो बहुत ज्यादा होगा। इस दौरान मैं नागेश से कहकर कुछ सैनिकों को यहाँ तैनात करवा दूंगा, अगर मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया। हिनीसा भी इस बात को समझ रही थी कि ध्रुव और बाकी लोग शायद बहुत जल्द दैत्य मायापंछी कबीले के ताकतवर लोगों को मारने के लिए रवाना होने वाले थे, इसलिए उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो पलटकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और तालाब की तरफ जाने लगी। लेकिन जाते जाते वो एक नजर पीछे मुड़ी और उसने ध्रुव की तरफ देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अपना ध्यान रखना ध्रुव, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इस नागरानी की है। इतना कहकर वो तालाब के पास जाने लगी। इस दौरान ध्रुव काफी हैरान रह गया था और वो मजबूरी में अपना सर हिलाने लगा। वो देखने लगा कि कैसे हिनीसा अगले ही पल एक सतरंगी दिव्य नागिन में बदलकर सीधे उस तालाब में जाने लगी, जो जादुई झरने से लगा हुआ था। उसके अंदर जाते ही छपाक से ढेर सारा बर्फीला पानी बाहर निकला और ध्रुव महसूस करने लगा कि तालाब की शक्तियों में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। इस हलचल को महसूस कर ध्रुव एक पल के लिए हैरत में पड़ा रहा, जिसके बाद उसने मुस्कुराते हुए खुद को संभाला। उसके बाद वो भी पास ही की एक चट्टान देखकर उस पर बैठ गया, क्योंकि दैत्य मायापंछी कबीले के लोगों से निपटने से पहले उसे भी अपनी शक्तियों को बढ़ाना था। उस चट्टान पर बैठकर ध्रुव ने अपनी आंखें धीरे धीरे से बंद करते हुए कहा, वसंत उंगली, वसंत हथेली और वसंत तांडव तकनीक, ये तीनों वसंत तकनीकें मेरी आत्मा के अंदर चली गई हैं और इन तीनों तकनीकों में विद्वान मोघा ने अपनी जिंदगी के बहुत से तजुर्बों को भी भर दिया है। इसलिए तजुर्बे उस मोघा पत्थर पर लिखी तकनीकों से बहुत ज्यादा बेशकीमती हैं। भले ही ध्रुव को तीनों अनोखी तकनीकें हासिल हो गई थी, मगर वो ये भी समझ गया था कि जितनी अच्छी तरह से वो उन तीनों तकनीकों का इस्तेमाल कर सकता था, उतनी अच्छी तरह नागेश या कोई और उनका इस्तेमाल नहीं कर पाता। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी बुजुर्ग मोघा का वो तजुर्बा जो ध्रुव ने हासिल किया था, और किसी ने नहीं। इतने में ध्रुव के जहन में ख्याल आया और उसकी हथेली में सुनहरे रंग का लिक्विड नजर आने लगा। उस लिक्विड को देखकर ध्रुव ने मनी मन सोचा, ये विद्वान मोघा का खून तो बेहद ताकतवर है। अगर मैं इसे सोखने में कामयाब हो जाता हूँ तो मेरी शक्तियों में बेतरतीब इजाफा होगा। इसके साथ ही ध्रुव महसूस करने लगा कि आसपास के इलाके में उस खून की वजह से एक धुंधलाहट दिखाई देने लगी थी। लेकिन ध्रुव ने इस धुंधलाहट को देखकर मुस्कुराते हुए आगे कहा, वाकई ये खून तो किसी ताकतवर विद्वान का होने के काबिल है। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मुझे इसे अपने शरीर में भर लेना चाहिए। ये सोचकर ध्रुव ने एक नज़र जादुई झरने से लगे तालाब की तरफ देखा और चैन की सांस ली कि वहां कुछ भी अजीबोगरीब हरकत नहीं हो रही थी। इसके बाद उसने गहरी सांस लेते हुए अपने मुंह से रोशनी बाहर निकाली, जिसने उसके हाथ में दिखते सुनहरे रंग के खून को घेर लिया। भले ही वो खून मामूली तौर पर भी ध्रुव अपने शरीर में रख सकता था, लेकिन वो थोड़ा सतर्क रहने से नहीं चूकना चाहता था। फिर अगले 3 घंटे तक वो सुनहरे रंग का खून उस दिव्य रोशनी के अंदर जलता रहा, मगर उसमें जरा सी भी हलचल नहीं हुई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दिव्य रोशनी की बेइंतहा गर्माहट उसे महसूस ही नहीं हो रही थी। इसी तरह उस खून का निखरना कुल मिलाकर 4 घंटों तक चलता रहा, जिसके बाद ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके बाद उसने उस रोशनी को खून के साथ अपने मुंह के अंदर ले लिया। लेकिन जैसे ही वो सुनहरे रंग का खून ध्रुव के गले से होते हुए उसके शरीर के अंदर गया, तो उसके कपड़े एक झटके में चीथड़ों में बदल गए और उसके पूरे शरीर में बेइंतहा शक्तियां बहने लगी। ये शक्ति इस कदर थी कि आसपास की चट्टानें तक जोर जोर से कांपने लगी और उन चट्टानों में दरारें पड़ती हुई नजर आईं। ध्रुव के पास वक्त नहीं था इन चीजों पर ध्यान देने का, क्योंकि उसके शरीर के अंदर ही ऐसा हंगामा मच गया था कि वो बाहरी चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ध्रुव के शरीर के अंदर उस खून की एक बूंद से इस कदर शक्तियां जंगली तरीके से हर दिशा में फैलने लगी और ध्रुव के शरीर में बहता खून उबलने लगा। दरअसल उस एक बूंद में इस कदर खतरनाक शक्तियां थी जो ध्रुव की सोच से भी परे था। ऐसी बेकाबू होने वाली शक्ति से किसी 5 सितारों वाले महाशक्ति पूर्वज तक का शरीर एक झटके में फटकर चीथड़ों में बिखर जाता। किस्मत से ध्रुव उस मुकाम से बहुत आगे आ चुका था, इसलिए चाहे उसके शरीर में कुछ देर के लिए हलचल मची रही, मगर वो इसे काबू करने में कामयाब रहा। उस जंगली शक्ति को काबू करने के बाद ध्रुव उसे धीरे धीरे अपने शरीर में सोखने लगा। इस दौरान परी पास ही की एक चट्टान में बैठी ध्रुव की तरफ ही देखती रही और उसने मजबूरी भरी आवाज में आ भरते हुए कहा, इस लड़के की ट्रेनिंग हर बार कितना वक्त लगाती है?
देखते ही देखते 15 दिन गुजर गए और ध्रुव की ट्रेनिंग जारी रही। इस आधे महीने में ध्रुव ने जागने का जरा भी इशारा नहीं किया था और उसके चारों तरफ शक्तियां ही शक्तियां दिखाई दे रही थी। इस कदर शक्तियों को देखकर बेला और परी समझ गए थे कि ध्रुव फिलहाल जिस मकाम पर था वो उसकी शक्तियां बढ़ने के लिए काफी ज्यादा जरूरी था। इसलिए उन लोगों ने ध्रुव को परेशान करने की जरा भी कोशिश नहीं की। इतने में बेला की नजरें तालाब की तरफ पड़ी, जहां देखकर उसने हल्की फिक्र के साथ कहा, हिनीसा दी की भी कोई खबर नहीं मिली है हमें, वो ठीक तो होंगी ना? दरअसल 2 दिन पहले तालाब का उबलता पानी शांत हो गया था, मगर इसके बावजूद हिनीसा के बाहर आने का कोई नामो निशान तक नहीं दिखा था। बेला के सवाल पर परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हिनीसा बिल्कुल ठीक होगी, तुम फिक्र मत करो। सुपर स्टोरी बाय वो तो पीएफएम को सतरंगी दिव्य सब्सक्राइब नागिन करें आगे के इसलिए जादुई एपिसोड झरने के का लिए। पानी उसके लिए ऐसा है जैसे किसी मछली को पानी मिल गया हो। वो महसूस कर पा रही थी कि अनगिनत सालों से उस तालाब में जितनी खतरनाक और ठंडी शक्तियां इकट्ठी हो रही थीं, वो पिछले कुछ वक्त से तालाब के सबसे गहरे हिस्से की तरफ जाने लगी थी। ये सारी शक्तियां असल में हिनीसा के शरीर के अंदर जा रही थीं। इतने में बेला ने आ भरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हमें इंतजार करते रहना होगा। मुखिया नागेश की खबर के हिसाब से तो दैत्य मायापंछी कबीले के ताकतवर लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ये सुनकर परी ने अपना सिर हिलाया और उसने अपनी नजरें चट्टान पर बैठे ध्रुव की तरफ करते हुए कहा, मेरे ख्याल से ध्रुव भी बहुत जल्द जागने ही वाला है, हम इंतजार करते हैं। आखिर कब जागेगा ध्रुव अपनी ट्रेनिंग से और क्या होगा जब उसका सामना होगा दैत्य मायापंछी कबीले वालों से, जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा।